तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 11 2016 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु रोट एलिस इन वंडरलैंड। इस क्वेश्चन में देखोगे, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो क्वेश्चन 3-4 रिपीट किया हुआ है, देखते ही आंसर दे सकते हो। मैं स्टूडेंट्स हमेशा से बोलते आया हूँ कि क्वेश्चन रिपीट करता है प्रीवियस में, जो प्रीवियस से पूछा हुआ होता है ये 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए पिछले जो है साल का जितना पूछा हुआ क्वेश्चन उस पर ज़रूर काम कीजिए, उसको पूरी तरीके से इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि याद हो जाए, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट पे काम कीजिए। हम तो 15-16 साल का करा ही रहे इंग्लिश का, इसके अलावा जो भी है सब्जेक्ट पता नहीं कहाँ तक है वो सब्जेक्ट का हाल या दशा। आई होप कि वो भी मस्त चल रहा होगा, प्रीवियस पे काम कर रहे होंगे आप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल राइट आंसर है। एलिस इन वंडरलैंड लास्ट क्लास के किसी न किसी प्रीवियस में ये डिस्कशन किए थे कि एलिस इस वंडरलैंड लेविस कैरल के द्वारा लिखा गया है। इसमें बताया था कि एलिस एक छोटी सी लड़की होती है जो रैबिट के होल में गिर जाती है, उसके बाद अलग क्रीचर्स, अलग रिप्टाइल्स की दुनिया में चली जाती है जो मानव के सदृश दिखते हैं, ठीक। और उसके बाद वो वहाँ से वो कहानी में कुछ ट्विस्ट है या जो भी स्टोरी है वो जो कि लेविस कैरल जो हमेशा बच्चों पे, खासकर उनके फिक्शन पे वो लिखा करते थे स्टोरीज, ठीक, उस टाइम में। तो स्लाइड को मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए एक ही पर कितना बार डिस्कशन करेंगे। लेविस कैरल बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे फोकस कीजिए। मेरे साउंड स्लो आ रही है क्या? हेलो, परफेक्ट है ना साउंड? ओके, और तेज बोलूँ? हेलो, लिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि विच इज़ इनकरेक्टली रिटन सेंटेंस। इसमें एक सेंटेंस जो है ना वो इनकरेक्टली रिटन है, बाकी के 3 सेंटेंस बिल्कुल करेक्टली रिटन होगा। तो एक कौन सा? अब सही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विकास कुमार का पूछना है कि सर हम लोग अगर 15 सेट कर लेते हैं तो कितना लड़ेगा? कितना लड़ेगा मतलब कि कितना आ सकता है, रिपीट कर सकता है? तो मैं एवरेज दूँ तो 3 का एवरेज में रखूँगा। 3 क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। अपना एक्सपीरियंस पे बोलूँ तो मैक्सिमम या मिनिमम, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। मैक्सिमम ज़्यादा जा सकता है, मिनिमम की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वही चल रहा है, उसी के पैटर्न, उसका लेवल देख ही रहे हो, कहीं ना कहीं 2-3 आ ही रहा है। तो वर्ड सब कुछ मिला के आ सकता है, ठीक। मेन है कि देखो ये रिपीट के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका लेवल देखने के लिए, उसका जो फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, बहुत कुछ होता है ना जो पता चल जाता है प्रीवियस से, समझ रहे हो ना। जब तक उसका फॉर्मेट लेवल पता नहीं चले कैसे तैयारी करोगे? अभी बताओ, स्टार्टिंग में अगर आप देखे ही नहीं होते, अब बस पढ़े जा रहे हैं तो पता नहीं चलता क्या पढ़े क्या छोड़े, समझ रहे हो। इसलिए प्रीवियस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसी वही ना बताएगा कि क्या उसका मतलब प्ले ग्राउंड है, कहाँ से कितना शॉट्स लगाए तो छक्का चला जाए, ये देखना होता है, मुआवना करना पड़ता है पिच का, बाउंस करेगा कि शॉट करेगा। उसी तरीके से प्रीवियस ईयर है, वही बात है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। रीज़न क्या हो सकता है? तो इसमें
आर्टिकल्स ए का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन स्ट्राइक होता है, ऑन अ स्ट्राइक नहीं। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, मतलब कि जो क्लीनर्स है, जो साफ़ सफाई करने वाले जो क्लीनर्स हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि वो हड़ताल पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हड़ताल पे जाना या मतलब हड़ताल पर का सेंस ऑन स्ट्राइक होता है, ऑन अ स्ट्राइक नहीं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन बनता है ऑन स्ट्राइक। ठीक, लेकिन बी नंबर देखोगे तो देखो यहाँ पे ऑन स्ट्राइक ही लिखा हुआ है। ठीक, ये होल वर्क फोर्स थ्रेटनिंग टू गो ऑन स्ट्राइक भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। बाकी के तीनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज़ अ वर्ब। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी तो ज़रूर बता सकते हैं आप। थोड़ा बहुत वर्ड पावर है तो कैसे पहचानना होता है वर्ड। क्या लग रहा है आपको, कौन स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं? आप अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा उसका छोड़िए। तो जो वर्ब होता है जिसका हिंदी मीनिंग में ना ने नी का वो शब्द आता है, जो वर्ड होता है वर्ब, जो क्रिया होती है, जैसे कि हंसना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना जाना, वैसे ही ये वर्ब होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग वैसे होता है इस फॉर्म में। तो असिस्ट एक वर्ड है जो स्टूडेंट का कहना है। बिल्कुल राइट आंसर होगा, असिस्ट ही होगा। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प। ठीक, हाथ बटाना, सहायता करना, मदद करना का सेंस देता है असिस्ट। बाकी के जो वर्ड है बच्चों, स्टील एक वर्ड होता है। स्टील का मतलब होता है चुराना। ठीक, जो वर्ब होता है। और स्टील का नाउन होता है स्टिल्थ, ये है नाउन, और स्टील होता है वर्ब। स्टील से ही आया है स्टिल्थ, ये है हमारा नाउन, जो इसका मतलब होता है छल, कपट, झूठा का सेंस होता है स्टिल्थ। और स्टील का मतलब चुराना, चोरी करना। तो ना आ गया कि नहीं, तो ये वर्ब की तरह। वर्ब जो आ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका फॉर्म 5 होगा। ये भी करके देख सकते हैं जिसका 5 फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि स्टील का स्टोल, स्टोलन, वर्ब 2 वर्ब 3, स्टीलिंग हो जाएगा। समझ रहे हो ना। अब असिस्ट का क्या बोलोगे, असिस्टेड, असिस्टिंग, समझ रहे हो। असिस्ट वर्ब 5 में। ग्रोथ आया है ग्रो से, ग्रो का मतलब उपजना या बढ़ना। ठीक, लेकिन ग्रोथ का मतलब विकास। ठीक है, डेवलपमेंट की बात होती है। तो ग्रोथ, जिसको हम वृद्धि भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक नाउन है ग्रोथ, और ग्रो एक वर्ब है। रिस्पॉन्स देखोगे तो इसका मतलब हो जाता है प्रतिक्रिया। ठीक, रिएक्शन कह सकते हो। रिप्लाई को बोलते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसका रिस्पॉन्स दीजिए इस क्वेश्चन का, तो आप कुछ ना कुछ दोगे, ए बी सी डी, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो एक नाउन की तरह है कि आपका रिस्पॉन्ड अच्छा है, रिस्पॉन्ड। और ये है रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्ड होता है, रिस्पॉन्ड एक वर्ब है, और रिस्पॉन्स एक नाउन है। इसका मतलब हो जाएगा प्रतिक्रिया करना। ठीक, करना, आप कोई एक्शन कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड, और वो प्रतिक्रिया है तो नाउन। मैं बोलूँ कि मेरा रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप बताओ मेरा प्रतिक्रिया अच्छा है, तो रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्ड, तो रिस्पॉन्स बोलोगे, वहाँ पे नाउन की तरह यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़ गलत किया गया है। बात समझ आ रही है। इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है कि कौन से एक्सप्रेशन में प्रीपोजिशन इनकरेक्टली यूज़ हुआ है। ओके, क्वेश्चन का आंसर मैं, मुझे आशा है कि आप सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे होंगे और देंगे आप। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस पे कुछ ना कुछ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आंसर ज़रूर दीजिए। चाहे वो 40% या 50% ही अनुमान हो रहा होगा कि वो सही है, तो बिल्कुल आंसर दीजिए। ठीक है, डाउट में फिर भी आंसर दीजिए। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए हैं उनको भी पता होना चाहिए कि मैं किस साल का क्वेश्चन करा रहा हूँ। नेहा कुमारी पूछ रही है, तो इसका मतलब आप लोग डेली क्लास नहीं करते हो। कल अगर पता है तो आज का पता चल ही जाता।
कल 2015 का हुआ था, आज 2016 का होगा, ऑब्वियस है। टेंशन मत लीजिए, लिंक कहीं भी आप पब्लिक किए हो तो वो सब डिलीट हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। बाई मिस्टेक जा रहा होगा तो अच्छी बात है कि आप बाई मिस्टेक गया हो, लेकिन आप जानबूझ के इधर उधर लिंक मत फैलाइए, ठीक है। जो पब्लिक होगा उसको जब बोला जाएगा तब भी नहीं फैलाओगे, लेकिन जो पेड कोर्स का होगा उसको जानबूझ के आप फैलाओगे, ठीक है। पढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं उनका वो दायित्व तो बनता है कि आप आप ही क्लास करें जो एडमिशन लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे फोकस कीजिए, मैं पब्लिक करूँगा, टेंशन मत लीजिए, सबको मिलेगी सुविधा बहुत जल्दी। तब बोलूँगा तब भी आप शायद नहीं पब्लिक कीजिएगा, जब बोलूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए, देखते हैं तो कितना शेयर करते हो। ये जो बच्चों क्वेश्चन है इसका आंसर जो भी बच्चे बोल रहे हैं सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी ही होगा। क्यों होगा, रीज़न क्या हो सकता है, आपको बताया हूँ कि डाई के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन में। देखो डाई के साथ ऑफ भी लगता है, डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है, लेकिन ऑफ कब लगेगा, फ्रॉम कब लगेगा, ये प्रीपोजिशन में बहुत अच्छे से बताया भी था आप लोगों को कि ऑफ लगता है जब कोई इंसान डिजीज से मरता है, कोई भी बीमारी से कोई इंसान का मृत्यु हुआ तो वो उसमें ऑफ लगाइएगा, चाहे वो कैंसर से मरे, चाहे वो हार्ट अटैक से मरे, चाहे कोई भी अलग रीज़न कोई डिजीज़ में हो, ठीक है। लेकिन फ्रॉम तब लगता है जब कोई बीमारी से इंसान नहीं मरता है, कोई दूसरे कारण से मरता है, वो ओवर वर्क से मर गया, इतना थक गया ओवर वर्क करते करते कि वो मर गया, हो सकता है रोड एक्सीडेंट में मर गया, हो सकता है भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, तो ये कोई बीमारी नहीं है, वो सडन कोई चीज़ हुआ कोई ऐसा जिसमें वो डाई किया, तो इसके साथ फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। कॉल ऑन का मतलब बुलाना भी होता है, कहना भी होता है, पूछना भी होता है, फ़ोन करना भी होता है। तो कॉल ऑन अ पर्सन, उस पर्सन को बुलाइए, कहिए कुछ, तो कॉल ऑन बुलाना, ये बिल्कुल सही फ्रेजल वर्ब होता है कॉल ऑन, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन, सही ये प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। अप्लाई के साथ फॉर का भी यूज़ किया जाता है, अप्लाई के साथ टू का भी यूज़ किया जाता है। अप्लाई फॉर दिस कॉलेज, जैसे अप्लाई आप कॉलेज में कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो अप्लाई फॉर द कॉलेज, अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। टू का भी यूज़ यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे क्योंकि एक पर्सन के द्वारा अप्लाई किया गया है, तो अप्लाई बाई नहीं, अप्लाई टू का यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यही ये एक रीज़न है सकता है फ्रॉम नहीं लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जो एग्ज़ाम को लेके प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम का डेट बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए, अभी जो भी आएगा एग्जामिनेशंस का डेट जो भी चेंजिंग होगा तो ज़रूर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है, उससे लेकर परेशान मत होइए। अभी भी है एग्ज़ाम डेट वही डेट है, 10 जुलाई को ही होने वाला है, ठीक है। जो भी चेंज जो आप देख रहे हो उल्टा पुल्टा वो सब अलग का है, अलग चीज़ों का है। पैरामेडिकल पीएम जो पीएम है वो 10 जुलाई को ही है एग्ज़ाम, उससे भटकिए मत, वो DCEC-LE का था 10 जुलाई, ओके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए। जो डर रहे हैं वो बेचैन होंगे कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाए, और जो इसका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा वो एक्साइटेड होंगे कि जल्दी से एग्ज़ाम हो, ठीक। और एक और बात है, जल्दी से एग्ज़ाम हो जाता है तो वो हेडेक ख़त्म हो जाता है, वो परेशानी ख़त्म हो जाता है, जो बीच में प्रेशर आ रहा होगा, कभी कोई काम में होता है, कभी कभी के मन नहीं लगता है एक एग्ज़ाम का प्रेशर के चलते कि अरे एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, वो जल्दी से निपट जाए। जितना आप सोचोगे कि वो उससे दूर भागेंगे, एक ना एक दिन तो बैठना ही है, एक ना एक दिन तो देना ही पड़ेगा, उससे गुजरना ही है, कितना उसको आप उससे भागोगे बताओ। आप सोचोगे कि सर एक्सटेंड हो जाए, आपके माइंड में चल रहा होगा काश एक्सटेंड हो जाता है एग्ज़ाम का डेट, तो क्या कर लोगे, थोड़े पल के लिए खुशी होगी कि 10 दिन मिल जाएगा, 15 दिन मिल जाएगा, तैयारी कर लेंगे, उससे क्या कर लोगे। आपके माइंड में वही चलना चाहिए कि अभी भी एग्ज़ाम का जो टाइम है बहुत परफेक्ट टाइम में है, बहुत बेस्ट टाइम में है, जल्दी से हो जाए, जल्दी से एडमिट कार्ड आए, जल्दी से रिज़ल्ट आए, जल्दी से एडमिशन हो जाए कि जाके हम कॉलेज लाइफ, अब कॉलेज जीवन जी सके, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक। कितना एक्सटेंड हो, बात समझ में आ रही है।
तो अभी भी टाइम काफ़ी है देखा जाए तो। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी काफ़ी है, जिसका जो स्टडी है ठीक ठाक हो चुका है। बस रिवीजन के लिए वक्त जो मिला है, इसमें बस रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, समझ रहे हो ना। बस ये मत सोचिए कि एक्सटेंड हो जाए और वो बुरा हो जाएगा, वो बुरी खबर हो जाएगा। आपको लग रहा है कि वो गुड न्यूज़ हो जाएगा, एक्सटेंड होगा तो बुरी वो खबर हो जाएगा, एक बैड न्यूज़ की तरह होगा। क्योंकि होता है ना कि यूनिवर्सिटी का हाल जानते हो बिहार में, कि जब वो करेगा ना अपने हिसाब से, जब एक्सटेंड करना शुरू करोगे तब बस आप रोते रह जाओगे, आंदोलन करने लगोगे, प्रदर्शन करने लगोगे कि जल्दी से एग्ज़ाम लो, जल्दी से एडमिट कार्ड आए, जल्दी से रिजल्ट आए। क्योंकि हर जगह देख रहे हो लगभग लगभग आधा से ज़्यादा जो व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें वही हाल है। कोई सेशन देखोगे तो अपने बेस्ट टाइम पे नहीं है। दर 19-21 का देखोगे, 20-22 का देखोगे, तो वो सब बहुत पिछले टाइम का होता है। तो आपकी तो खुशी की बात है। चलिए, तो कुछ स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स देना बिल्कुल ज़रूरी है। अंशिका राजपूत, बेचैन बिल्कुल ना हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो मैं जो भी बोल रहा हूँ। बेचैनी है तो यहाँ से निकलिए, ठीक है। आप दूसरे लिंक को फॉलो कीजिए जो ऑलरेडी है। जो भी है इंपॉर्टेंट बातों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट को लेके चलना है। जिसका लेवल हाई हो चाहे लो हो, मुझे एक मॉडरेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी क्लास हो जिसमें हम 15 क्वेश्चंस नहीं कराए हों, लेट हो गया हो, 10 क्वेश्चन पे छोड़ दिया हो, या 5 क्वेश्चन पे छोड़ दिया हो। टेंशन मत लीजिए, 1.5 घंटा भी होगा तो क्वेश्चन टोटल करा के जाएंगे। लेकिन आपका रिस्पॉन्स देना मेरा परम कर्तव्य है जी। ये देखिए, इसका आंसर बिल्कुल ए होगा, बिल्कुल राइट हो रहा है। एक्वेंट, एंड एक्वेंट एक बहुत शानदार वर्ड है। ये एक ऐसा वर्ड के यूज रिप्लेस में आप यूज़ कर सकते हो, इसका सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। इंट्रोड्यूस समझते हो, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, परिचय करना। एक्वेंट का मतलब वही होता है, परिचय कराना, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप बोल सकते हो एक्वेंट योर सेल्फ, ठीक है। तो एक्वेंट का ये स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सब बिल्कुल उल्टा फुल्टा है। तो ये वर्ड को लिख लीजिएगा, बार बार आप यूज भी कर सकते हैं। जहाँ इंट्रोड्यूस की बात होती है वहाँ एक्वेंट का यूज़ आप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 पे। सभी स्टूडेंट का मैसेज आता है, जितने स्टूडेंट्स का है, जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो लिख के सेंड कर दिए, यहाँ पे आ ही रहा है। इसका लॉजिकल है क्वेश्चंस या डाउट, उसका मैं रिस्पॉन्स बिल्कुल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो बच्चों क्वेश्चन है 6 का, इसका आंसर आप दे रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। लेकिन इसका राइट थोड़ा सा वर्ड बताओ तो, भेजो तो। हाँ, शिवम बिल्कुल राइट आंसर। ये कौन है, पूनम पटेल बिल्कुल राइट। अंशिका राजपूत वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो ये सी आंसर होगा, परस्पिरेशन होता है इसका जो वर्ड में स्पेलिंग है, इसमें एरर है। देखो आप अंडरलाइन देख लेते हो वर्ड वाला में, ठीक है। ये एमएस वर्ड जो है एप्लीकेशन, इसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि जो एरर वर्ड होता है उसमें अंडरलाइन आ जाता है थोड़ा सा रेड में, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली में ये आपको समझना होगा। आप आंसर सही दे देते हो, ये जो ऑप्शन जो लग जाता है, मैच कराता हूँ, सही हो जाता है, इसका मतलब आप सही थोड़ी होगा। आप एग्जैक्ट बताइए कि ये वर्ड है क्या गलती, लेटर कौन सा गलत है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये पर्सपिरेशन जो स्टूडेंट बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है पर्सपिरेशन। मैं क्या लिख दिया, पी के बाद आई मैं लिखना चाह रहा था। यहाँ पे जो ई है ना, यहाँ पे आई होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट बोलते हैं, कोई कोई स्टूडेंट का कहना है प्रिपरेशन बोल देते हैं, प्रिपरेशन नहीं है, ठीक। ना ही प्रीपोजिशन है और ना ही परसेप्शन है, ये है पर्सपिरेशन,
पर्सपिरेशन का मतलब पसीना होता है, जिसको हम स्वेट बोलते हैं, कॉमन वर्ड। ज़्यादा इजी वर्ड तो स्वेट सबको पता होगा, हमको लगता है स्वेट पसीना। एक वर्ड पर्सपिरेशन भी होता है जिसका मतलब पसीना होता है। बाकी वर्ड है प्रिंसिपल और एक PAL। प्रिंसिपल मतलब ये सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक, और अकर्ड का मतलब होना, हैपेंड। ओके, तो बाकी के 3 तो सही है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 पंक्चुएशन से है। तो पंक्चुएशन एक इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर होता है, सभी को पता होना चाहिए वो, जिसमें फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क ये सब सिखाया जाता है। ठीक, जो साइन होता है इंग्लिश ग्रामर में उसका भी यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो भाषा पर कमांड करने के लिए आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर होना चाहिए, और इंग्लिश ग्रामर ही हमको सिखाता है शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, तो जिसमें पंक्चुएशन का भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा पंक्चुएशन से पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। अगर कोमा दूसरे जगह लगा दिए या क्वेश्चन मार्क गलत जगह लगा दिए तो गलत हो जाता है। जहाँ फुल स्टॉप वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिए तो सेंटेंस गलत नहीं हो गया। तो इस सेंटेंस को देखोगे, चारों सेंटेंस को, तो ये कहीं ना कहीं कोई पोइट्री से लिया गया है। आप +2 तक का कोई बुक पढ़े होंगे, कोई क्या जो आपके सिलेबस में है, रेनबो है या पैनोरमा, उसमें है एक पोइट्री, वहाँ से लिया गया है। इसमें स्मार्टली आप काम कर सकते हो। पंक्चुएशन तो मेरे से पढ़े नहीं हो कि मैं थोड़ा सा मैं 2 मिनट में पंक्चुएशन चैप्टर कंप्लीट कर दो, ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन स्मार्टली काम कीजिएगा तो इसमें एक चीज़ बताइए, जैसे एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे कि बोलूँ राम श्याम एंड मोहन, तो क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ, राम श्याम एंड मोहन? तो कभी भी 3 जो वर्ड एक जैसा हो, एक साथ आए, तो 3 वर्ड में पहला 2 वर्ड होता है, उसके बीच में कोमा आता है, उसके बाद एंड मोहन हो गया है। वैसे ही 3 वर्ड है, सी, ब्लिक, लिमिटलेस, तो इसमें सोचो कि कैसे लिखेंगे हम लोग, उससे थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा। तो देखो, सी के बाद कोमा दे दिया है, फिर ब्लिक के बाद भी कोमा दे दिया है, एंड के पहले कोमा यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखोगे सेमीकोलन दे दिया है, फिर ये कोमा दे दिया, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब आपके पास सी और डी होगा। एक्चुअली में आंसर तो डी ही होगा, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं डी, तो आंसर डी होगा। और इसमें देखोगे तो बाकी आगे जो देखोगे, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था, एक्चुअली में यहाँ पे कोमा का यूज़ कर दिया है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये पूरा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा कि सेमीकोलन का यूज़ किस एक्सप्रेशन में किया जाता है और कोमा कहाँ यूज़ किया जाता है। ये पूरा बड़ा चैप्टर है थोड़ा, ठीक, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कुछ हिंट्स है राम श्याम एंड मोहन टाइप, जो इस तरीके से यूज़ किया गया है। आगे अपना एक्सपीरियंस पे कुछ दे सकते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क कहाँ यूज़ किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। मुझे लगता है कि अब साउंड में कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब इंक्रीज कर चुका हूँ साउंड, बिल्कुल परफेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये बोल रहा है कि वर्ड एक्वा जो है, ये एक लैटिन वर्ड है, जहाँ से ये ओरिजिन हुआ है, लैटिन वर्ड। तो ये एक्वा से बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली मीनिंग इसका क्या है, एक्वा? जैसे एक्वा से एक्वेरियम होता है ना, तो एक्वेरियम में वाटर होता है, जिसमें मछलियाँ या कछुआ जो भी रख के डेकोरेट किया जाता है अपने रूम में, तो एक्वा एक वाटर होता है, ना कि स्काई फायर एसिड, बिल्कुल नहीं होता। आंसर होगा, इसलिए ए हो जाएगा। सबका बिल्कुल परफेक्ट एंड राइट आंसर है, वेरी गुड। ऐसे ही रिस्पॉन्स की मुझे अपेक्षा भी थी, उस पर आप खरे भी उतर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। एक बार से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं, तो वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आप स्पीड हो, मैं भी आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके अपने स्पीड के अकॉर्डिंग मैं भी अपना स्पीड एक्सेलरेट और स्पीड को बढ़ा के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट कीजिएगा।
ओके, बिल्कुल राइट आंसर, आंसर सी ही होगा। वैकेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं पूछा कि दिस इज़ द सिनोनिम, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ वैकेंट, या वैकेंट का सिनोनिम क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा। यहाँ नॉट लिखा है, दिस इज़ नॉट द सिनोनिम ऑफ वैकेंट। वैकेंट का कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिनोनिम नहीं है। बाकी के ऑप्शन का जो 3 वर्ड है वो बिल्कुल उसका एग्जैक्ट सिनोनिम होगा। वैकेंट का मतलब होता है इम्प्टी, खाली, शून्य, ठीक, जिसमें कुछ है ही नहीं, सुनसान, समझ रहे हो। तो वॉइड का मतलब ही वही होता है, इम्प्टी, शून्य, ठीक। नल का मतलब ही वही होता है, इम्प्टी। डिजर्टेड, डिजर्टेड एरिया कहा जाता है ना, जो मरुस्थल होता है, जहाँ जैसे रेगिस्तान एक डिजर्टेड एरिया है, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम सुनसान है, हर चीज़ इम्प्टी है ही नहीं कुछ। तो वैकेंट का सिनोनिम्स वर्ड हो गया, नल हो गया, डिजर्टेड हो गया। इसको null मत प्रोनाउंस कीजिएगा, NU है तो नल, ओके। एंड द लास्ट वन कंडेन इज अप्रेज, यू कैन से कंडेन का मतलब प्रशंसा करना, ठीक, तारीफ करना का अपोजिट। कंडेन का अपोजिट मैंने बोला कमेंड, अप्रेज प्रशंसा करना, लेकिन इसका एग्जैक्ट हिंदी हो जाता है अपराधी ठहराना, निंदा करना, जिसे हम निकम्मा ठहराना बोलते हैं। कंडेन का मतलब, ये एम साइलेंट होता है प्रोनाउंस करोगे तो। कंडेन का मतलब क्या बोलोगे, अपराधी ठहराना, दोषी ठहराना, ठीक। आगे बढ़े, ये 4 जो 5 इसमें वर्ड है बच्चों, पांचों वर्ड आपके नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वर्ड ऑप्शन वाले वर्ड भी उठा देता है, प्रीवियस में रिपीट करता है। तो आप लग रहा हो कि वैकेंट रिपीट करेगा 2022 में, नहीं हो सकता है वाइड पूछ दे, VOID। कंडेन आ सकता है, डिजर्टेड आ सकता है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर होता है कि आ जाए। नोट कर लिए होंगे आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट का, डिप्रेविटी, ओके। वाइस का मतलब बच्चों होता है ब्लेम कह सकते हो, या एविल इंग्लिश में, हिंदी में बताया तो बुराई सबसे अच्छा बोल सकते हो। वाइस का मतलब बुराई होता है, या दोष कहा जा सकता है, नुकसान भी कहते हैं, दुराचार कहते हैं, ठीक। वाइस का मतलब एग्जैक्ट वर्ड हो जाएगा एविल, बुराई। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम हो जाएगा, आपका कहना है डिप्रेविटी, ओके। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, पेन तो मिल जाओ, कहाँ गया, ए, डिप्रेविटी, जिसका मतलब होता है अनैतिकता कह सकते हो, बुरा आचार, भ्रष्टता कह सकते हो। मतलब कि डिप्रेविटी का यूज हम लोग करप्शन के लिए भी करते हैं, करप्शन इक्वल टू डिप्रेविटी, ठीक। या इमोरलिटी भी कहते हैं, मोरालिटी एक नैतिकता होता है, और इसमें इमोरालिटी लगाते हैं ना तो वो अनैतिकता हो जाता है। तो नैतिकता का मतलब अच्छा भाव, अच्छा बिहेवियर, अच्छा मैनर्स को बोलते हैं मोरल। लेकिन इमोरल का मतलब कहीं बुराई हो जाता है, दुराचार होता है, अनैतिकता होती है, ठीक। तो वही हुआ वर्ड ये डिप्रेविटी, वाइस से है बुराई, सिनोनिम एग्जैक्ट। ऑनरेबल, पेरिल, वेब, पेरिल अच्छा वर्ड है, लिख लो। पेरिल का मतलब होता है जोखिम, रिस्क जिसके बोलते हैं हम लोग, ठीक। पेरिल का मतलब रिस्क, या हम लोग फियर भी कह सकते हैं, जोखिम या आशंका या डर, पेरिल का मतलब। वेब मतलब तरंग या लहर, जानते हो। और ऑनरेबल बनता है ऑनर से, जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, ठीक, सम्मानपूर्ण, ऑनरेबल। तो वाइस, डिप्रेविटी बेस्ट वर्ड,
क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। वेट बहुत बेस्ट वर्ड है। अब इसको मैं कैसे हिंट्स दूँ? वेट का मतलब इंतज़ार करना, और इसका ठीक उल्टा आप सोचो कि क्या होगा। कोई शांति से बैठ के इंतज़ार कर रहा है किसी का, और कोई बस टाल मटोल कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, घूम रहा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड बना है? जितना वर्ड बताता हूँ, हर वर्ड का हिंदी मैं एक ही नहीं बताता हूँ, मैं 4-5 हिंदी बोलता हूँ, सबका मीनिंग सेम होता है। समझ रहे हो? जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं हिंदी बताइए, आप हमको लगता है कि उर्दू सुन रहे हैं, या हो सकता है आप चाइनीज़ सुनना पसंद करते हैं, तो आप बस बैठे रहिए। मैं चाइनीज़ नहीं बोलने वाला, मैं हिंदी ही बोलूँगा और इंग्लिश ही बोलूँगा। पता नहीं कौन से पृथ्वी से ये लोग आते हैं जिनका कहना है सर हिंदी बोलिए ना, पता नहीं कौन से भाषा का मैं यूज़ कर रहा हूँ। हद है। ईयरफोन लगा लो, खो गया है तो। देखो तकिया के नीचे छोड़े हो गए, रात में बात कर रहे थे ना 2 बजे तक, देखो वहीं पे छूटा हुआ है। कहाँ लगे तो पता नहीं। अरे ईयरफोन लगाओ, सुनाई देगा। ओके, बिल्कुल राइट आंसर है। स्टूडेंट का जो कहना है डी। आंसर बहुत कम आया है, लेकिन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वेट इंतज़ार करना, और रोम का मतलब टाल मटोल करना, इधर उधर घूमना का सेंस होता है। ओके, अब इसका हिंदी में बोल रहा हूँ, अब पता नहीं क्या लिख रहे हो। अब इसका हिंदी मैंने रोम का क्या बोला? इधर उधर भटकना आप लिख सकते हैं, या घूमना लिख सकते हो, घूमना फिरना। ठीक, अब क्या बोलूँ? ठीक, भटकना कह सकते हो, घूमना बोल सकते हो। और ठीक, इसका अगर अपोजिट की बात करूँ ना, तो सेटल हो जाता है, एक जगह स्थिर हो, सेटल्ड। ठीक, या वेट कह सकते हो। एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाना, एक्सपेक्ट का मतलब आशा करना। ठीक, और वर्ड एक ये लिखिए जो डैली है, डैली का मतलब हो जाता है विचार करना, जिसको हम विलम्ब करना सबसे बेस्ट कह सकते हैं हिंदी में। विलम्ब करना, देर करना। ठीक है, जिसे हम इसको इक्वल टू में डिले लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ो। हाँ जी, यहाँ पे जो भी गुड़िया सिन्हा बोल रही हैं सर, बच्चा पार्टी खेल रहे हैं आपके घर के आसपास। बच्चे का साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा। ठीक, मैं हूँ अभी केरला स्टेट में हूँ, यहाँ पे बच्चे बहुत हैं जिस सोसाइटी में हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको बस यही है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जिस माइक का मैं प्रयोग कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आ रहा होगा। चलो उनको खेलने दीजिए, हमको पढ़ने दीजिए, पढ़ाने दीजिए, आप पढ़ते रहिए। वर्ड है यूटिलिटी, एंटोनिम ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी भी एक बेस्ट वर्ड है, इसका यूज़ बहुत जगह करते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे मैं बोलूँ कि यू आर अ ऑनेस्ट बॉय। चलो पहले आंसर दे ही दो।
हाँ जी, क्यूट क्यूट बच्चे के आस ही पास हैं हम, सब जगह क्यूट ही बच्चे हैं। हैप्पी मानसून इन केरला एंड हैप्पी समर वेकेशन अंशिका इन बिहार। अच्छा, केरल में रहते हैं इसलिए हमारी इंग्लिश अच्छी है ना। बिहार में रहते इंग्लिश ख़राब हो गया आप लोग का। आपको क्या लगता है मैं केरल में ही रहता हूँ? मैं केरल से पढ़ा हूँ, इसलिए इंग्लिश बेस्ट है मेरा। बिहार के स्टूडेंट्स के तो सब कुछ अच्छा होता है, इसलिए यूपीएससी बीपीएससी में आगे हैं। यूटिलिटी का मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो स्टूडेंट बोल रहे हो उपयोगिता बोल रहे हो, या आप एडवांटेज भी बोल सकते हो, बेनिफिट बोल सकते हो। यूटिलिटी का मतलब जैसे कोई होता है ना, कोई भी टाइम को आप यूटिलाइज कर रहे हो, यूटिलिटी उसी से आया है, यूटिलाइज आता है। उपयोगिता, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से उपयोग में ला रहे हो, ठीक, तो उसका आप लाभ उठा रहे हो। एडवांटेज है, बेनिफिट है, प्रॉफिट है, गेन है, कर सकते हो यूटिलिटी का मतलब। अब इसका आंसर दे रहे हो एंटोनिम्स में अनफिटनेस। इसका एग्जैक्ट अनफिटनेस क्यों होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके योग्य नहीं है, वो उपयोगी उपयोगी नहीं है। अनफिट है मतलब कि एबली अनअवेलेबल है, अनअवेलेबल है ऐसे बोल सकते हो। जो अनौचित्य है, उसको ज़्यादा हिंदी में नहीं लाएंगे, जो योग्य नहीं है, जो उपयोगी नहीं है, अनफिटनेस है। अब बिहार से मैं भी हूँ, हाँ जी बिल्कुल, आप ही लोग के आसपास से हूँ। स्वान, क्या कहना चाह रहे हो भाई? मैं केरल में क्या करता हूँ? मैं कहीं भी रहूँगा तो पढ़ाऊँगा ही, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ा ही सकता हूँ, ठीक। आई एम अ टीचर, ओनली आई कैन टीच। मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस कीजिए। क्लोज बाय मीन्स व्हाट? हाँ जी, मलयालम। मलयालम यहाँ का है। मुझे नहीं आता, मैं रहा नहीं हूँ, क्यों ऐसे मैसेजेस कर रहे हो केरल केरल केरल? अब यहाँ पे फोकस करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, क्लोज बाय मीन्स इक्वल टू व्हाट? एग्जैक्ट सिनोनिम पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे। सोच तो रहे हैं, घास काटने की ड्यूटी में लगे, कोई काम तो मिल जाए। सही बोल रहा है एक लड़का। ओके, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, नियर ही होगा। क्लोज बाई का मतलब नियर, मतलब नज़दीक। होता है ना कि आप में थोड़ा बहुत क्लोज बैठिए या क्लोज रहिए, तो वो नज़दीक का ही सेंस होता है, ठीक। नियर, शट डाउन, इंटीमेट और टू बी सोल्ड नहीं होगा। लास्ट, सेकंड लास्ट। अब देखिए, ये फ्रेजल वर्ब दिख रहा है आपको ऑप्शन में, 4 फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओके, बी आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल राइट है। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और टर्न अप का मतलब भी होता है पहुंचना। ये क्वेश्चन रिपीट किया है टर्न अप, किसी प्रीवियस में देखोगे तो, या 21 में आई थिंक, कहीं ना कहीं था टर्न अप।
तो बच्चों इसका मतलब हो जाता है घूमना। टर्न ओवर का मतलब होता है कंप्लीटेड या डिसमिस्ड का सेंस देता है टर्न ओवर, समाप्त करना कह सकते हो, या मतलब और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी इसका यूज़ किया जाता है। उलटना पलटना, समाप्त करना, टर्न ओवर। और टर्न ऑफ जानते हो, जैसे कि कोई भी चीज़ को बंद करना, टर्न ऑफ, जैसे कोई चीज़ को घुमा के बंद कर रहे हो, टर्न ऑफ। जैसे गैस है तो उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। और टर्न इन, कोई इन वाला कोई फ्रेजल वर्ब होता नहीं है, ये वर्ड नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि बच्चा बता देगा, क्योंकि इतने बार रिपीट किया, इतने बार क्या, 2 बार मुझे लगता है कि ये रिपीट हो गया ये कुल मिला के। और इसको इस स्लाइड पे बताया था। आप आंसर अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। इसके पहले भी आपको बोला था कि अगर बताने के बाद आंसर गलत दे रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो, होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर है डी होगा, मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम के बारे में आपको बताया था एक स्लाइड में कि ये एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। और किस लिए दिया गया था, वो स्पीच बहुत फेमस था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए था। ठीक, सब याद होगा आपको, आई होप याद होना चाहिए।